नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में टोटल 3 चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है केंद्र सरकार का और सेकंड चैप्टर है राज्य सरकार का। तो इन दोनों चैप्टर को मैं आपको कवर करूंगा। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ईमानदारी के साथ इस वीडियो को आपको देखना है और एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि रीट की जो एग्ज़ाम डेट है उसको ध्यान में रखकर अपनी स्टडी करिएगा। अधिक से अधिक समय अपनी स्टडी को लेकर व्यतीत करना है आपको, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो आपको ये अवसर मिला है रीट का, इसको आपको हाथ से नहीं जाने देना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी? तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम कब बना, जिसमें निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड 1987 में। तो ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान में रखना है। और देखिए मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसकी परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किए जाते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जो लोकसभा की 2 बैठकें होती है उनमें अंतर नहीं होना चाहिए 6 माह से अधिक। तो फोर्थ नंबर यहां पर करेक्ट होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का वर्णन है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 93 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको हटाया जा सकता है तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 14 दिन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए प्रस्ताव को जब लोकसभा में पेश किया जाए उससे पहले। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रवर समितियों के सभापति को कौन नियुक्त करता है? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रवर समितियों के सभापति को नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार करता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 245। और टोटल संख्या कितनी है? देखिए टोटल संख्या राज्यसभा के सदस्यों की 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। ये आप ध्यान रखिएगा। इन 245 में से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी के जितने भी सदस्य हैं 233, ये राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, उपराष्ट्रपति। सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। उक्त परिभाषा किसकी है? देखिए सरकार से संबंधित ये परिभाषा है और ये परिभाषा दी गई थी गार्डनर के द्वारा। तो यहां पर सेकंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 5 वर्ष। आप ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और जो राज्यसभा के अन्य सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
निम्न में से कौन सी शक्तियां संसद के पास हैं? विधायी शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियां व प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। जितनी भी ये शक्तियां दे रखी यहाँ पर, ये सभी शक्तियां होती हैं संसद के पास। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है? संसद में, राज्य विधानसभा में, राज्य विधान परिषद में या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? जो संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं वे केवल प्रस्तावित किए जा सकते हैं संसद में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। संसद में किसके द्वारा राष्ट्रीय आय व्यय यानी बजट पेश किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, वित्त मंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है कौन से अनुच्छेद में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 54 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो जस्ट हमने आगे देखा था, राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन तो है 54 में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है अनुच्छेद 66 में। तो यहां पर फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम कहां पर प्रस्ताव रखा जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा जाता है राज्यसभा में। ये आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। किस बहुमत से? तो देखिए ये होना चाहिए 2/3 बहुमत से। ये आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो प्रस्ताव, और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन आपातकाल घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के कितने माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 माह के अंतर्गत। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। जब भी राष्ट्रपति संकटकालीन आपातकालीन घोषणा करता है तो उसके 1 माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है और इसको आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक है। अगर दोनों सदनों से स्वीकृति मिल जाए तो ये आगे और 6 माह के लिए बढ़ जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 109। किसी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों के अंतर्गत लोकसभा को लौटाना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 14 दिनों के अंतर्गत। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है? देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आया हुआ भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 249 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 52 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा? देखिए ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। ये आप ध्यान रखिएगा। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 कोई नहीं। बाकी जितने भी ऊपर ये दे रखे हैं ये सभी शामिल है संघीय कार्यपालिका में, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष, यहाँ पर 25 वर्ष दे रखी है जो कि गलत है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे? ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? देखिए संविधान संशोधन 70वां, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये कब हुआ था? 1992 में। और ये क्या कहना चाह रहा है कि जो संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, देखिए करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। तो थर्ड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम कोटा है वो आवश्यक है। न्यूनतम कोटा का सूत्र क्या है? सूत्र है दिए गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है? देखिए ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2 भागों में। कौन कौन सी? सामान्यकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? राज्यों के राज्यपाल की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, महालेखा परीक्षक की, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की और विदेशों में राजदूतों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। भारतीय राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। प्रत्येक विधेयक किसकी स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने से कितने समय तक लागू रहेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6 सप्ताह तक। किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक या अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किए जाने का कानून बना? तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य बहुमत से। राज्यों में किसी भी परिस्थिति में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता? देखिए करेक्ट आंसर होगा राज्यों में किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। ये आप ध्यान रखिएगा।
उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसे राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है। यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, या फिर सभी। देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में तीनों कथन सत्य हैं, तो सब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 74 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति कौन होता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी? देखिए, प्रश्न आया हुआ भी है रीट एग्जाम 2018 में। आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 75 में। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 माह। प्रधानमंत्री और उसके प्रत्येक मंत्री को कौन उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 31। ये आप ध्यान रखिएगा। और मूल रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 31। कॉलेजियम व्यवस्था का संबंध है, तो किससे इसका संबंध है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करता है? तो आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कॉलेजियम व्यवस्था में एक तो मुख्य न्यायाधीश है प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। संसद द्वारा न्यायाधीशों को उसके पद से किस कारण हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता, दोनों, कोई नहीं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा इन दोनों के आधार पर संसद न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 130 में। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा 2,80,000। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जितने भी न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में उनका वेतन है 2.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 4 भागों में। कौन कौन से? संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है, आप बताएं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 132। ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 133 को संशोधित कर 20,000 की धनराशि की सीमा को हटाते हुए सभी दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? देखिए, जब ये संविधान संशोधन नहीं बना तो उससे पहले
जो 20,000 से अधिक जो रुपए की धनराशि के जो मामले होते थे, वही सर्वोच्च न्यायालय में उन मामलों की अपील की जा सकती थी। लेकिन जो बाद में ये संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत सभी दीवानी मामलों के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये कौन सा है आप बताएं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 30वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1973 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है आप बताएं। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 136। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर ये अभिलेखीय है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 129। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार है। आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, दोनों, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 131 और 132 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो संघीय या फिर जो राज्य सरकार है इनके द्वारा जितने भी ये विधियां निर्मित की गई हैं उनका पुनरावलोकन कर सके। इसके अलावा नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये स्वयं के निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 137 के तहत। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े भी हैं। मैंने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो हमने पहले कवर किए थे। जैसे कि 8th क्लास की जो हमने पॉलिटिकल साइंस ली थी, वहां पर जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने यहाँ पर इस वीडियो में वापस रिपीटेशन नहीं किया है। तो अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस वाले वीडियो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख को हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 1/3 बहुमत से, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 2/3 बहुमत से, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 3/4 बहुमत से, या फिर कोई नहीं। अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाएगा। सिंपली टेलीग्राम पर जाए, सर्च करें वहां पर जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और आपके लिए ये वीडियो तैयार हो रहा है, जल्द चैनल पर आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एनसीईआरटी राजस्थान जीके के जो हमने 10 चैप्टर के क्वेश्चन देखे थे क्लास 6 के, उन सभी वीडियो को मर्ज करके ये एक वीडियो तैयार हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।